तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मैंने कैसे जीपैट प्रिपेयर किया या फिर मैंने कैसे जीपैट क्रैक किया। सबसे पहले तो जीपैट की प्रिपरेशन में एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना बहुत सारा टाइम डिवोट करना होता है, हर दिन से पढ़ाई करनी होती है, इसलिए फोकस रखना बहुत ज़रूरी है जीपैट की प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जैसे मेरे पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम था, तो मैंने इस टाइम में क्या किया था कि 6 मंथ्स थे मेरे पास प्रिपेयर करने को। तो जुलाई का जो टाइम था उसमें मैंने जितने भी मंथ्स थे उनको मैंने डेज़ में डिवाइड कर लिया था, जैसे 5 डेज़, 3 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया था मंथ्स को। इससे क्या होता है कि मैंने सोच लिया था कि इतने दिन में मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, या फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ते भी जाते हो, आपको ज़्यादा टाइम का बर्डन भी नहीं रहता, प्रेशर फील नहीं होता, और सिस्टमेटिकली आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाता है। तो टाइम्स मुझे लगता है कि आप डेज़ में डिवाइड कर लो उस जो है आपके पास मंथ, और उस हिसाब से फिर सिलेबस देखो कि आपको कितना पढ़ना है उससे। इस तरीके से डेज़ में डिवाइड करने के बाद अपना सिलेबस डिवाइड कर लो कि मुझे इतने दिन में इतना पढ़ना है, एक दिन का मेरा ये सिलेबस रहेगा कंप्लीट करने को, टारगेट बना लो एक। तो ये किया था मैंने। उसके बाद मैंने जो मुझे सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं वो मैंने सबसे पहले चूज़ किया था। जैसे मुझे स्यूटिक्स ईजी लगती है, तो मैंने स्यूटिक्स से पढ़ना सबसे ज़्यादा शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया। स्यूटिक्स में जितने भी टैबलेट हो गए, कैप्सूल्स हो गए, उसके बाद जैसे कि ये रेगुलेटरी अफेयर्स वगैरह जितने हो गए, ये ICH वगैरह, उसके बाद कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनके फुल फॉर्म वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन ये सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स आ गए, डेंटिफ्रिसेस वगैरह, टूथ पाउडर्स वगैरह, लिपस्टिक्स हो गए, और ये शैम्पू वगैरह, इन सब के आप पढ़ लेना सारा। एक्सिपियंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें फॉर्मुलेशन कैसे होती है इसकी। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें कि आप क्रिस्टलाइजेशन पढ़ो, वेपराइजेशन पढ़ो, इसमें कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, डिस्टिलेशन हो गया, मिक्सिंग हो गए, ग्राइंडिंग हो गए। उसके बाद फिर ये ड्रायर्स जितने भी है, स्टैटिक पैड ड्रायर वगैरह कौन किस में यूज़ करते हैं ड्रायर, मूविंग पैड ड्रायर्स वगैरह सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मायर्स क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थ्योरी, ये सारा जो भी था, थ्योरी ऑफ मायर्स क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे थे। मतलब इक्विपमेंट्स आपके पास फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारा पढ़ लेना। उसके बाद फिर पोस्टोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, शेड्यूल्स जितने भी हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मेनली। उसके बाद एक्सिपियंस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक्सिपियंस काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एक्सिपियंस में से। मैनिटोल, सक्रोज हो गए। उसके बाद लुब्रिकेंट्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, अडहेसिव्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, कैप्सूल्स में आप कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, कैप्सूल्स की साइजेस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कैप्सूल्स का शेप्स हो गया। उसके बाद कैप्सूल प्रिपरेशन, इन सब पे कैप्सूल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर मैंने सारा एक बार स्यूटिक्स पढ़ा पहले, उसके बाद मैंने सारा एक बार रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैंने कोग्नोसी पढ़ा। कोग्नोसी में बायोलॉजिकल सोर्स हो गए, फैमिली हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स, स्टोमेटा, उसके यूजेस, टेनिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, टर्बिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, सबके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेक्विन टेस्ट हो गया जैसे कि सिंचोना के लिए, तो ये सारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप पढ़ लेना। उसके बाद फिर जितने भी टॉपिक्स हैं, और मेराइन सोर्सेज से आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेराइन सोर्सेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने कॉलोजी पढ़ा। कॉलोजी में जितने भी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, इंट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े थे उसमें। जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गए, रेडमैन सिंड्रोम हो गया, ये सारे टॉपिक्स होते हैं कि किस बीमारी से ये सारी, किस ड्रग्स की वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद ANS, CNS, CBS, एंटीबायोटिक्स जितने भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कैंसर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा मैंने पढ़ा था। उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने सारा कॉलोजी पढ़ा, फिर मैंने सारा रिवाइज़ किया। फिर मैंने एनालिसिस में टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे फोकस किया हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। उसके बाद इंडिकेटर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था फिजिकल फार्मेसी और बायोफार्मास्यूटिक्स में मैंने फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस हो गए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारे ये ADME प्रोसेस पूरा जितना भी है वो सारा मैंने पढ़ा था। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सारा पढ़ना की ज़रूरत थी। फिजिकल फार्मेसी हो गए जिसमें कि आप एब्जॉर्प्शन पढ़ लो, सीबिंग हो गए, इसके माइक्रोमेरेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा था इसमें फिजिकल फार्मेसी में आ गया सारा
ये जितने भी हैं टॉपिक्स छोटे छोटे, जैसे कि अब्जॉर्प्शन हो गए, फिर डिस्पर्जन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गए, ये सारे टॉपिक्स, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वगैरह टॉपिक्स, गोल्ड नंबर क्या है, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, लिपोफिलिक कॉलॉइड्स, जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से आते हैं। जब आप फिजिकल फार्मेसी का टेस्ट सिलेबस देखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिलते जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फिजिकल फार्मेसी के बाद मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री में मेनली अमाइनो एसिड्स, ये ग्लूकोज वगैरह सारा आ गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्रैब साइकिल, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितने एटीपी जनरेट होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री के बाद मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़े थे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके टीबी के लिए कौन सा टेस्ट है, ब्रूसेलोसिस, कुम्स टेस्ट हो गए ब्रूसेलोसिस के लिए। उसके बाद टाइफाइड के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, वीटल टेस्ट वगैरह, सिफिलिस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारा टेस्ट, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा पढ़ना ज़रूरी है। फिर एक फ़िज़िकल एजुकेशन में मैंने पढ़ा था ये फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन जो था, जिसमें कि जैसे कि ये सिफिलिस होती है तो वो ट्रेपोनोमा पैलेडियम से होती है, नाइसीरिया गोनोरिया से गोनोरिया होता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से क्वेश्चन आते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पे। उसके बाद फिर इन सब के बाद मैंने एपीएचई पढ़ा था। एपीएचई से जैसे नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितने हैं, ये सारे, मेमोरी के लिए कौन सा पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एपीएचई में से क्वेश्चंस आते ही है हर साल एक या दो। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा था, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री सबसे लास्ट सब्जेक्ट रखा था। मैंने बायो टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, क्लिनिकल फार्मेसी, एपीएचई, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद ये फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद कोग्नोसिकोलॉजी, एनालिसिस, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने ऑर्गेनिक चूज़ किया और मेडिसिनल केमिस्ट्री चूज़ किया, क्योंकि मेरा मेजर पोर्शन जो था, जो मैं कर सकती थी और जिसका मुझे भरोसा था कि मैं कर लूँगी, सारी हो जाएगी मेरी प्रिपरेशन, वो मैंने सबसे पहले चूज़ किया। उसके बाद मैंने लास्ट में अपना जो ये था मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज़ किया, क्योंकि वो मुझे हार्ड लगते थे सब्जेक्ट्स, मेरे कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं थे, तो एक मेरे ये सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि जो मेरा मेजर पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब बस यही टॉपिक्स रहते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ा, सारे अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, ये क्लियर करने के बाद फिर मैंने अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा। मेडिसिनल केमिस्ट्री पोर्शन पे मैंने कम फोकस किया हुआ था, मेजर पोर्शन मैंने ज़्यादा रखा हुआ था। कोग्नोसिकोलॉजी, स्यूटिक्स, इन सब पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी मैं। उसके बाद फिर मैंने लास्ट के जो 2 महीने थे मेरे पास, उसमें मैंने एक बार सारा सिलेबस मैंने थोरोली रिवाइज़ किया। उसके बाद जो लास्ट के 1 मंथ थे उसमें मैंने जितने भी मेरे एमसीक्यूज़ थे वो सारा मैंने पढ़ा, एमसीक्यूज़ जितने भी थे वो सारा मैंने रिवाइज़ किया। एमसीक्यूज़ जैसे कि लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के जितने एमसीक्यूज़ थे जीपैट के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, वो सारा मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा था, और उसको मैंने एक बार रिवाइज़ भी किया, क्योंकि वो आपको उस वक्त तो लगते कि आपको याद है, पर बाद में वो याद नहीं रहते। उसके बाद फिर मैंने ये पढ़ा, जीपैट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो मैंने वहाँ से भी पढ़ा था, सारा मैंने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया और रिवाइज़ किया था। उसके बाद फिर जो मेरा टाइम था, ड्यूरेशन था पढ़ने का, वो मैं सुबह के 5 बजे कंप्लीट होते जा रहा था और मेरा माइंड फ्रेश रहता था, तो मुझे बर्डन फील नहीं होता था, और माइंड फ्रेश होते की वजह से मुझे चीज़ें याद भी होती थी, मैं फोकस भी कर पाती थी। और फिर 11 से 5 बजे तक मैं सो जाती थी, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है, आप टेंशन में प्रेशर में नहीं पढ़ सकते हो, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह फिर वही 5 बजे से 11 बजे रात तक फिर पढ़ने का मेरा शेड्यूल शुरू हो जाता था, माइंड फ्रेश रहता था, चीज़ें भी मुझे याद होती थी, तो पढ़ने में भी मज़ा आता था। प्रेशर लेकर पढ़ नहीं सकते हो आप, माइंड फ्रेश रहकर सिस्टमेटिक वे में अपना सबसे पहला अपना जो टाइम है उसको आप डिवाइड कर दो कि मुझे कितना टाइम, कितने सिलेबस, कितने में कंप्लीट करना है, उसके बाद कितने टाइम में कंप्लीट करना है। एक सिस्टमेटिक वे में होते जाता है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन की थी, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप एकदम टेंशन फ्री होकर जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, माइंड फ्रेश करके, माइंड रिलैक्स करके कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत है। मैंने इसी तरीके से अपने सारे जीपैट की प्रिपरेशन की थी, और मैंने इस तरीके से जीपैट क्रैक किया था।